तो भाई कल जैसे हमारा होटल में वेलकम हुआ था उसी तरह से गाइड भी हमारा वैसे ही वेलकम कर रहे हैं। वेलकम टू भूटान। थैंक यू। मतलब 50 किलोमीटर से ऊपर आप हाईवे पे चला ही नहीं सकते, 51 भी चलाओगे तब भी चालान हो जाएगा। इसके अलावा भाई पूरे भूटान में चाहे वो सिटी हो चाहे वो हाईवेज हो, कहीं पे भी आपको कोई भी ट्रैफिक सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि रेड लाइट वगैरह कहीं पे भी नहीं है। एंड जो पुलिसमैन थे वो उन्होंने वीडियो देखी हुई थी, बताओ सब्सक्राइबर निकले, बट उनको हिंदी आती थी, देखते हैं इसलिए। जी जी। सामने तो वैसे ही नहीं दिख रहा, राइट में भी नहीं दिख रहा भाई कुछ भी, तो अब यहाँ धीरे धीरे चलानी पड़ेगी भाई। बिल्कुल भाई ये अभी ना पहला पैच आया है पिछले मतलब 100 किलोमीटर में जहाँ पे रोड टूटी हुई है, वो भी थोड़ा सही है मेरे को लग रहा है, वो आगे जाके तो साफ ही है, बाकी अभी तक कहीं पे भी टूटी फूटी सड़कें नहीं आई थी। अच्छा सर एक रूल तो बताने ही भूल गया, हाँ भूटान में जो है वो सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी नहीं है। ओ भाई साहब वाटरफॉल आ गया, देखना कितना ऊपर से गिर रहा पानी। ओ भाई साहब वो देखो वहां से यहाँ तक, मस्त लग रहा है, बड़ा नेचुरल एकदम। सामने देख रहे हो ना, यहाँ पे ना रोड के लिए मतलब रोड बनाने के लिए पहाड़ काट रहे थे, तो उस टाइम पे ना ये गणेश जी की मूर्ति निकल के आई थी। ये देखो भाई हम सिटी में पहुंच गए, बट आपको कहीं पे भी कोई ट्रैफिक सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा भाई यहाँ पर, मतलब रेड लाइट वगैरह है ही नहीं कहीं पर भी। हेलो जी हेलो। तो ऑफिशियली हमारा भूटान में वैसे तो सेकंड डे है, बट डॉक्यूमेंट वाइज आज फर्स्ट डे है, क्योंकि आज सारे के सारे हमारे परमिट्स वगैरह बन गए हैं, जितनी फ़ीस पे करनी थी सब हम करे आए हैं, आपने लास्ट व्लॉग में देख ही लिया होगा। और आज है अब हमारी टाइम निकलने का यहाँ से थिम्पू के लिए। अभी हम फिलहाल फुनचुलिंग में है, जो कि बिल्कुल बॉर्डर सिटी है, और जाना है भूटान की कैपिटल सिटी थिम्पू में। बट अभी फिलहाल तो 10 ही बजे है, तो होटल आए हैं वापस ब्रेकफास्ट करना, क्योंकि सुबह जल्दी निकल गए थे हम डॉक्यूमेंट्स के लिए ना। तो ब्रेकफास्ट करेंगे, लगेज पैक करेंगे, कपड़े चेंज करूंगा और फिर यहाँ से 11 साढ़े 11 बजे के आसपास कट लेंगे। तो ये है भाई होटल का रेस्टोरेंट एरिया, कल मैंने दिखाया नहीं था आपको, तो ब्रेकफास्ट अपना इंक्लूडेड है। ऑर्डर कर देते हैं यहीं पे बैठ के आराम से। आ जाओ यहाँ आ जाओ, पानी की आवाज़ के पीछे ओ हो ऐसा लगेगा नदी के किनारे बैठ के खा रहा हूँ मैं। यार मस्त चीज़ है, बड़ी ऐसे रिलैक्सिंग सी आवाज़ निकल रही है इसमें से पानी की ना, जैसे वाटरफॉल होता है थोड़ा थोड़ा। चलो अच्छा बना रखा है होटल, तो रेस्टोरेंट भी बढ़िया है इनका। मेन्यू कहाँ है, मेन्यू दो, चलो देखते हैं भाई। हाँ एक ही था तो जी, ये है मेन्यू, ऑल डे ब्रेकफास्ट। देखते हैं क्या क्या है, कुछ अपने लिए बढ़िया। ब्रेड टोस्ट ही दिख रहा है मुझे तो ढंग का, मतलब बटर और उसके साथ। अच्छा यहाँ भी है भाई, ये देखो डोसा, इडली, मसाला उत्पम, पोहा, पूरी सब्जी, परांठा, तो सब कुछ ही है ऑलमोस्ट इंडियन यहाँ। और यार गाड़ी का कितना खर्चा आया, हमारी कितनी फीस लगी, गाइड के क्या चार्जेस है, वो सब आप लास्ट ब्लॉग में देख लेना डिटेल में। मैंने सब कुछ, बॉर्डर क्रॉसिंग कैसे होएगी, गाइड कैसे मिलेगा, सब कुछ आपको समझा दिया उस ब्लॉग में। और जब हम पिछले ब्लॉग में वहाँ पे गए थे ना अभी ग्रीन टैक्स कटवाने, मतलब गाड़ी का परमिट लेने, तो वहाँ पे भाई लिटरली 10-15 मिनट की प्रॉपर ब्रीफिंग उन्होंने, ऐसे इंटरव्यू तो नहीं कह सकते बट हाँ उन्होंने काफ़ी चीज़ें समझाई थी, और काफ़ी अच्छा टोन में या प्यार से समझाई थी कि ये रूल्स है भूटान में, आप प्लीज़ इसे फॉलो करना। कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल अपने गाइड को बताना है, वो ट्रैफिक पुलिस को बुलाएगी और जो भी होगा सॉर्टेड करवा देंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने हमें बोला। बाकी रूल्स क्या क्या बताए, एक दो रूल्स इंडिया से डिफरेंट भी है, तो वो अभी ना जब थिम्पू के लिए निकलेंगे थोड़ी देर में, तो आपको जर्नी के दौरान ही सारे रूल्स समझाता रहूंगा कि यहाँ पे क्या अलग है रोड में इंडिया के कंपैरिजन में। ठीक है जी, अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट खाने तो भूख लग रही है बहुत तेज जी। मैंने मंगवा लिए है ब्रेड टोस्ट, साथ में चाय, बटर, और अभी परांठा और आलू की सब्जी मंगवा ली है उसकी पूरी के साथ। तो पूरी तो नहीं खाऊंगा मैं, लेकिन परांठे आलू की सब्जी के साथ खा लेंगे थोड़े थोड़े। चलो जी भाई लोग, ऑल सेट टू गो, रेडी हो गया हूँ। आज थोड़ी मोटी जैकेट पहनी है क्योंकि ऊपर जा रहे हैं ना थिम्पू, ऊपर मतलब भगवान के पास नहीं, थिम्पू में जा रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी ठंड होगी भाई शाम के टाइम, तो इसलिए एक अच्छी मोटी जैकेट होनी चाहिए। चले जी लेट्स गो। तो भाई कल जैसे हमारा होटल में वेलकम हुआ था उसी तरह से गाइड भी हमारा वैसे ही वेलकम कर रहे हैं। Welcome to Bhutan. थैंक यू। ओके No, so now I would like to briefly explain about this one. ओके Well, giving the welcoming khadar, we call this a khadar, piece of silk, ओके to the guest is ingrained ओके with the and deeply ingrained and symbolize the meaning of respect ओके and hospitality and the good wishes for our guest and all. ओके थैंक यू सो मच। चलो जी लेट्स गो भाई, निकलते हैं। बाकी थैंक यू भाई। यहाँ से जो थिम्पू का रास्ता है वो है 144 किलोमीटर का, गूगल मैप के अकॉर्डिंग 4 घंटे लगेंगे हमें, और शायद से 4.5-5 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना स्पीड लिमिट जो मैक्सिमम है किसी भी हाईवे की वो सिर्फ 50 किलोमीटर है भाई। मतलब 50 किलोमीटर से ऊपर आप हाईवे पे चला ही नहीं सकते, 51 भी चलाओगे तब भी चालान हो जाएगा, तो इसलिए हमें 45-46 पे ही रखनी पड़ेगी। और जब कोई सिटी या टाउन आते हैं तो वहाँ तो सिर्फ 30 किलोमीटर की स्पीड है भाई साहब, तो सोचो कितना स्लो ट्रैवल करना पड़ेगा हमें भूटान में। तो इसलिए ये 144 किलोमीटर के लिए 4-5 घंटे तो मिनिमम है ही है।
तो भाई ये फर्स्ट चेक पॉइंट है आज का, इधर से ले लूँ ना, तो यहाँ पे हमारे सारे पेपर चेक होंगे इधर अंदर यही ना, तो यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट चेक होंगे एंड गाइड का आपके साथ होना ज़रूरी है, वरना फिर वही है भाई, यहाँ पे भी दिक्कत है, जैसे तिब्बत में था ना कि चेक पोस्ट आते रहते थे। तो चलो यहाँ डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। चलो भाई लिटरली 10-15 सेकंड ही लगे, उन्होंने वही सारे डॉक्यूमेंट चेक करे और पासपोर्ट चेक करा मेरा, सोहन का तो जो पेज बना हुआ था वही चेक करा, मतलब बेसिकली स्टैंप देखते हैं और वो HDF जो हमने पे करा है वो देखते हैं। चलो जी, थिम्पू के लिए है लेफ्ट में और राइट साइड में है पसाखा के लिए, पसाखा भी शहर है यहाँ का एक, पर मेन जो 3 मेजर सिटीज़ है ना यहाँ की वो यही है भाई, थिम्पू नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे फिर फुनचोलिंग आता है और थर्ड नंबर पे पारो है। तो अपना जो थिम्पू है वो तो कैपिटल सिटी है भूटान की, और फुनचोलिंग जो है वो फाइनेंशियल हब है एक तरह से, क्योंकि ट्रेड वगैरह सारा फुनचोलिंग से ही होता है। तो जो पारो है और पुनाखा है, पुनाखा भी हम जाने वाले हैं, वो एग्रीकल्चर हब है पूरा का पूरा। तो मेजोरिटी पॉपुलेशन ना इन 3 शहरों में ही रहती है यहाँ की, और जैसे कि मैंने बताया 1 मिलियन से भी कम पॉपुलेशन है। बाकी पूरे प्रॉपर फैक्ट्स के बारे में, भूटान के बारे में कल बात करेंगे, थिम्पू को एक्सप्लोर करते हुए, यहाँ की क्या स्पेशलिटी है, कैसे यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट के लिए, वो सब कल बात करेंगे उसके बारे में। तो भाई अभी तक रोड्स की कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है, 2 लेन है आराम से चौड़े चौड़े, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि सामने वाले ट्रैफिक के लिए किसी को रुकना पड़ता है। हालांकि बीच में मार्किंग वगैरह या कुछ भी ऐसे वो नहीं है, मतलब डिवाइडर टाइप का, बट ओवरऑल सही है रोड्स। तो स्पीड में जैसे मैंने बताया लिमिट्स है यहाँ पे स्पीड को लेकर, तो इस हाईवे की भी वही है भाई 50 किलोमीटर की, तो हम 40-45 पे ही चला पा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं चला सकते हैं। बाकी अपनी इंडिया की और यहाँ की ड्राइविंग ना ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि रोड सेम है बिल्कुल, मतलब हम इधर जा रहे हैं तो लेफ्ट वाली रोड पे रखेंगे और उधर जा रहे हैं तो राइट वाली पे रखेंगे। यहाँ पे भी गाड़ियों में राइट साइड में ही स्टीयरिंग व्हील है जैसे अपने इंडिया में है, बट 2 फर्क है, वो है इंडिकेटर्स को लेके। तो होता क्या है ना, इंडिया में अगर आपको मान लो आपके पीछे कोई गाड़ी है और उनको आपको ये बताना है कि आप मुझे ओवरटेक कर सकते हो, तो हम क्या इंडिया में राइट साइड का इंडिकेटर दे देते हैं, जिससे कि पीछे वाले को समझ आ जाता है कि ओवरटेक कर सकते हैं। बट भूटान में भाई ये रूल उल्टा है, यहाँ पे हमें इंडिकेटर जो है वो लेफ्ट का देना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि आप ओवरटेक कर सकते हो। और जैसे इंडिया में होता है सामने वाले को बोल रहे हो आप कि निकल सकते हो, तो इंडिया में लेफ्ट का इंडिकेटर देते हैं हम, लेकिन यहाँ भूटान में अगर आपको बताना है सामने वाले को तो आपको राइट का इंडिकेटर देना पड़ेगा। तो ये बस ऑपोजिट है इंडिया से, बाकी ऑलमोस्ट सारे रूल सेम है स्पीड लिमिट वगैरह को छोड़ के। इसके अलावा भाई पूरे भूटान में चाहे वो सिटी हो चाहे वो हाईवेज हो, कहीं पे भी आपको कोई भी ट्रैफिक सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि रेड लाइट वगैरह कहीं पे भी नहीं है। हाँ पुलिस ज़रूर मिल जाएगी आपको कई जगहों पे, पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं मिलेगा। तो जब भी यहाँ पर भाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट होता है ना, उस टाइम पे ट्रेनिंग दी जाती है ड्राइवर्स को प्रॉपरली कि किस हाईवे पे कितनी स्पीड रखनी चाहिए आपको, मतलब 50 तो मैक्सिमम ही है खैर, और बाकी सब चीज़ें भी ना उनको तभी समझा दी जाती है कि आपको ऐसे ट्रैफिक सिग्नल का फॉलो करना है। कोई भी पेडेस्ट्रियन अगर जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहा है तो पहले उनको क्रॉस करने देना, देन आपको अपनी गाड़ी निकालनी है, क्योंकि रेड लाइट तो है नहीं है, तो फिर पैदल वाले तो रोड क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे कभी अगर ड्राइवर नहीं सुनेगा किसी की। तो इसलिए जो भी यहाँ ड्राइविंग करते हैं उनको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाए ताकि वो निकल ले, फिर आप अपनी गाड़ी जो है वो आगे पीछे कर सकते। इसके अलावा भाई हॉर्न बजाना ना ऐसा नहीं है कि बैन है यहाँ पे, आप बजा सकते हो हॉर्न, बट एकदम ऐसे प्रेस करके नहीं रखना कई देर तक हॉर्न की। कई लोगों को आदत होती है ना, चलते चलते मुंह पी 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 बजाते ही रहते हैं, मतलब 1-2 बार हल्का हल्का दबा सकते हो आप थोड़ा सा आगे वाले को बताने के लिए, या फिर कोई कट में आप बजाना चाहो तो। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना भाई, रोड्स एक ही है, तो जितने भी स्कूल हॉस्पिटल्स कॉलेजेस है वो सब इन्हीं रोड्स पे ही चलते चलते आपको मिलेंगे, क्योंकि हिल स्टेशन है। तो अगर आप रोड में से ऐसे हॉर्न बजाते जाओगे तो ऑब्वियसली भाई डिस्टर्बेंस होएगी वहाँ पे। तो इसलिए ये चीज़ है कि आप कंट्रोल में बजाओ, हॉर्न बजा सकते हो, ऐसा नहीं है कि बैन है बिल्कुल ही। अच्छा, ये जो आने वाली सिटीज़ है ना, इनके तो साइन बोर्ड लगे रहते हैं कि कितने किलोमीटर है, बट कहीं पे भी ना स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, जब भी वो ड्राइविंग टेस्ट होता है ना, तो उसी वक्त ट्रेनिंग दी जाती है एंड समझाया जाता है कि किस हाईवे पे कितने की स्पीड की लिमिट है। तो मोटा मोटा यही है कि 50 की टॉप लिमिट है, 50 से ऊपर तो आप कहीं पे भी नहीं चला सकते, चाहे जितना मर्जी चौड़ा हाईवे हो। और जितने भी शहर या छोटे छोटे गाँव टाउन्स वगैरह आते हैं ना, वहाँ पे स्पीड लिमिट 30 की है मैक्सिमम, आप 30 से ऊपर क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये चीज़ पहले ही सिखा दी जाती है, ऐसा नहीं कि आपको हर जगह पे बोर्ड लगे हुए दिखेंगे कि जी यहाँ की 30 है, यहाँ की 40 है, यहाँ की 50 है। आपको खुद ध्यान रखना है, शहरी इलाका है तो 30,
हाईवे है तो 50 बस, और कुछ नहीं। और बाकी भाई मौसम थोड़ा ख़राब सा होने लग रहा है, हम यहाँ पे धुंध भी हो रही है हल्की हल्की सी, और लग रहा है कि अब बारिश आएगी क्योंकि दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और रोशनी सूरज तो गायब ही हो गया बिल्कुल। तो होपफुली भाई सही रहे। एक तो गाड़ी आगे से इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है बारिश की वजह से, अब कपड़ा भी नहीं है, डिक्की में ढूंढना पड़ेगा कपड़ा, सफाई करते हैं इसकी, बड़ा अजीब लग रही है क्योंकि बोनेट। अच्छा बाकी कोविड से पहले क्या अलग रूल्स थे भूटान में टूरिज्म को लेके, बट कोविड के बाद काफ़ी सारे चेंजेस करे गए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया 3 तो चार्जेस ही है, जिसमें से एक HDF है, सेकंड ग्रीन टैक्स है, और तीसरा आपको एक गाइड कंपलसरी अपने साथ रखना पड़ेगा पूरी ट्रिप के दौरान, जो सेम रूल तिब्बत में भी था। और दूसरी चीज़, अगर आप अपनी इंडियन गाड़ी यहाँ पे ड्राइव कर रहे हो ना तो खाली गाइड चाहिए आपको और वो फीस भर दो। बट अगर आप बाय फ्लाइट यहाँ पे आ रहे हो तो आप यहाँ के ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं घूम सकते भाई, मतलब जो बसेज है यहाँ पे, ट्रेन तो वैसी नहीं चलती, तो बसेज वगैरह ये यूज़ नहीं कर सकते। आपको प्राइवेट टैक्सी हायर करनी पड़ेगी यहाँ पे, जिसका चार्ज होता है अराउंड 3,000 रुपये पर डे विद ड्राइवर, मतलब ड्राइवर आपको साथ मिलेगा। कितने किलोमीटर चलते हैं वो एक दिन में? दिन में किलोमीटर के हिसाब में होता है सर। अच्छा, जितने भी ले जा सकते हो। ठीक है, टाइमिंग होता है लाइक 9 to 5। 9 to 5? अच्छा। If you want to again after that if you want more service then extra charges। तो भाई ये 3,000 रुपये सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक का प्राइस है। उसके अलावा आप यूज़ करना चाहते हो टैक्सी सर्विस तो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। साथ ही साथ में भाई गाइड उसमें भी चाहिए ना, मतलब ड्राइवर तो चाहिए ही चाहिए, गाड़ी के साथ गाइड भी लगेंगे ही। तो फिर उससे बेटर तो वही है अपनी गाड़ी ले आओ भाई, क्योंकि 4,500 रुपये अपनी में पे कर देना, यहाँ पे 3,000 देने से अच्छा। तो बाकी सबकी चॉइस है, अगर कोई फ्लाइट से आना चाहता है तो टैक्सी तो करनी पड़ेगी देखो यहाँ। और ये तो चलो गाड़ी वालों के लिए भाई फिर भी सही है। अगर कोई बाइकर है ना जिसका ड्रीम है कि भूटान में अपनी बाइक चलाना या यहाँ पे आके बाइक रेंट पे लेके चलाना, उनके लिए तो भाई बहुत ही ज़्यादा लेंदी और मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि आपको एक तो ग्रीन टैक्स तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, 4,500 रुपीज़ पर नाइट का। फिर आपको उसके लिए गाइड भी चाहिए। अब गाइड आपकी बाइक पे बैठेंगे नहीं बैठेंगे वो अलग बात है, अगर वो नहीं बैठेंगे तो उनके लिए एक अलग से गाड़ी टैक्सी करवानी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ मेन क्या है, फिर बाइकर्स को एक बैकअप व्हीकल भी चाहिए ही चाहिए, जिसमें मैकेनिक होगा पूरा, समझ रहे हो ना, और मतलब एक बैकअप गाड़ी रहेगी कि बाइक को रास्ते में कुछ भी होता है तो आप सेफ रहो उस कंडीशन में। तो बाइकर्स के लिए तो भाई बहुत महंगा हो चुका है इस वक्त भूटान। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप गाड़ी से ही आओ, अपनी गाड़ी से आओ तो बढ़िया है, वरना फ्लाइट पकड़ के पारो उतरो सीधा, और वहाँ से भी आप टैक्सी वैक्सी लेके घूम सकते हो भूटान। अच्छा, तो जैसे कोई फ्लाइट से आता है पारो एयरपोर्ट पे तो उनको गाइड कहाँ से मिलेंगे? जो फ्लाइट से आता है सब ऐसे होता है, they have been talked with the agent। ओके, पहले ही पैकेज लेकर आएंगे वो, मतलब पैकेज लेके आता है और पैकेज में सब कुछ इंक्लूडेड होगा, हम्म। होटल भी और गाइड भी और गाड़ी भी। समझ गया। और जैसे अपने कंपनी का गाड़ी हो तो ड्राइवर भी मिलेगा। और Okay। जैसे इफ यू वांट टू हायर टैक्सी हाँ कैब आफ्टर कमिंग हियर हाँ। देन इट इज आल्सो पॉसिबल। ओके। बट इफ यू वांट लाइक जैसे आप इधर कंपनी को चूज करके आ ही रहे हो तो कंपनी सब अरेंज करके देगी। सो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि ज़्यादा बेटर डील आपको एज अ पैकेज मिलेगी, आप आने से पहले ही बुक करके आओ यहाँ पे। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वरना कल जो मैंने भैया से आपको मिलवाया था उनका भी नंबर दिया था, उनकी भी टूर एजेंसी है इंडिया में, तो वो भी आपके लिए पैकेज अरेंज कर देंगे। तो इसलिए पहले ही डिसाइड कर लो, पैकेज वैकेज कर लो सब ना, उसमें क्या है एक कॉस्ट आपको मिल जाएगी पर पर्सन की। तो फिर उसके बाद कुछ भी चिंता करने की जरूरत ही नहीं, ना टैक्सी की, ना गाइड की, ना होटल की, ना फ्यूल की, सब आपको ना करा कराए मिल जाएगा। बस आपको फ्लाइट पकड़ के आना है और यहाँ पे एंजॉय करना है। भाई एक बार रुकी गए साफ करने के लिए, बड़ी बेकार वीडियो आ रही थी क्योंकि, और दूसरी चीज़ भाई यहाँ तो ठंड लग रही है, गाड़ी के अंदर नहीं पता चल रहा था, जैसी बाहर उतरा एकदम से ठंड लगने लग गई। ये ना ड्रॉपलेट सी है, मिट्टी मिट्टी सी छाप देती है बोनेट पे, हल्का सा कपड़ा मारेंगे तो साफ हो जाएगा। उसी वक्त मार लेना चाहिए था निकलते टाइम ना, गलती हो गई। चलो कोई नहीं, अब कर लेते हैं। और लगभग 1 घंटे का सफ़र पूरा हो चुका है, 3-3.5 घंटे अभी और लगेंगे थिम्पू पहुंचने में। पर ये सही है, दिन में पहुंच जाएंगे, मतलब अंधेरा नहीं होगा। 4-4:30 बजे तक पहुंच चुकेंगे हम। चलो जी, अब चलाते हैं जल्दी जल्दी। अराउंड 116 किलोमीटर बचा है अभी रास्ता। तो भाई अब कुछ ज़्यादा ही धुंध बढ़ चुकी है रोड पे, आप देख सकते हो, तो इसलिए हज़ार्ड लाइट ऑन कर दी है, क्योंकि विजिबिलिटी भी देख रहे हो आगे, मतलब 10-20 मीटर के आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो अगर हज़ार्ड किसी ने नहीं ऑन कर रखी तो भाई ठोक ही दे पीछे से बंदा। ये देखना, हो भाई खतरनाक। इधर सामने तो वैसे ही नहीं दिख रहा, राइट में भी नहीं दिख रहा भाई कुछ भी,
तो अब यहाँ धीरे धीरे चलानी पड़ेगी भाई बिल्कुल। ओ भाई साहब कुछ नहीं दिख रहा भाई यहाँ तो सही में। पता है ऐसे फॉग वगैरह में ना अगर आपकी गाड़ी में एडास लेवल 1 या लेवल 2 है तो बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि हमारी ना आंखें नहीं देख पाती फॉग के आर पार की क्या है आगे, बट एडास के जो सेंसर और कैमराज होते हैं ना वो देख लेते हैं भाई, तो एक्सीडेंट होने से ना बचा लेते हैं। मान लो जस्ट आगे गाड़ियां रुकी पड़ी है 2-3 और हमें दिख नहीं रहा है, पर सेंसर को पता चल जाएगा, तो सेंसर के ऑटो ब्रेकिंग लगा के खुद से रोक देगा गाड़ी की आगे गाड़ी है कोई। और ये चीज़ काफ़ी टेस्टेड भी है। मेरे पास जब XUV 700 थी ना और मैं कसोल जा रहा था तब भाई इतना गंदे वाला फोग था ना, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो हाईवे पे कुछ दिख ही नहीं रहा था 2 मीटर आगे भी। तो उसमें भाई मैंने लगा दिया एडास पे और मस्त भाई साहब, जैसी कोई गाड़ी आगे आने लगती गाड़ी खुद से स्लो हो जाती, और अगर कोई ट्रक रुका हुआ था रोड पे तो भैया गाड़ी खुद ही ब्रेक लगा लेती। तो इसलिए स्कॉर्पियन में भी ना होता है एडास तो बढ़िया रहता है यार। बाहर की सड़कों में तो वैसे ही एडास का बहुत फ़ायदा है। और कोई नहीं, चलो थार रॉक्स आएगी जल्दी, उसमें है एडास लेवल 2। तो भाई एक ये यहाँ पे रेस्टोरेंट या होटल जो भी कहना चाहो आप आ चुका है, डिवाइन मिडवे करके। काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है भाई, रुके हैं काफ़ी लोग, तो यहाँ रुकते हैं भाई, कुछ खाते पीते और थोड़ा रेस्ट भी लेते हैं। मेरे को तो नींद सी आने लग गई। तो उतरनी ना भैया, इसका थोड़ा सा हिल स्टेशनों में ऐसे ही हो जाता है। इसका तुम्हारा नेपाल में भी इसको वोमिट आ गई थी, मेरे को भी है दिक्कत वैसे तो सेम। अगर मैं ड्राइव ना करूँ ना और मैं पीछे बैठा हूँ तो भाई मेरी हालत ख़राब हो जाती है पहाड़ी इलाकों में, ऐसे वोमिटिंग वाली फीलिंग। तो जी ये है यहाँ पे आप देख सकते हो, वो लिखा हुआ है सामने डिवाइन मिडवे फूड एंड लॉज। तो भाई देखो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे इंडियन भी, और फास्ट फूड तो मिल ही जाएगा वैसे। ये देखो डोसा वगैरह भी है, बिरयानी भी है और थाली भी है, वेज नॉन वेज दोनों। मैंने तो भाई मोमोज 1 प्लेट और मैगी ले ली है, इसी से पेट भर लेते हैं अभी खाली। प्राइसेस ठीक थे भाई, लेकिन फूड ओके था, इतना कुछ अच्छा नहीं था। एंड वॉशरूम भी ना यहाँ पे इंडियन स्टाइल है सारे के सारे। अब हमें तो आदत रही नहीं भाई इंडियन स्टाइल की, तो मैं तो सुसु करके आ गया खाली। चले भाई सोनिका, कर दी वोमिटिंग? नहीं करी? हाँ मेरी तो नींद पूरी नहीं हुई भाई, 2-2.5 घंटे सोया हूँ मैं सिर्फ। सुबह इतनी जल्दी उठ गया था, तो अब गाड़ी भी मुझे चलानी है, तो थोड़ा खिड़की खोल के चलाऊंगा ताकि ठंडी हवा मुंह पे पड़े ना तो नींद ना आए। चलो लेट्स गो। तो लो जी सेकंड चेक पॉइंट आ गया है, यहाँ भी सेम वही डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। यहाँ पे भी भाई वही सेम प्रोसेस, 10-15 सेकंड लगे। एंड जो पुलिस मैन थे वो उन्होंने वीडियो देखी हुई थी, बताओ सब्सक्राइबर निकले, बट उनको हिंदी आती थी, देखते हैं इसलिए। जी जी हाँ, तो उनको हिंदी आती थी, तो वो गाइड को बता रहे थे कि उन्होंने देखी है ऑलरेडी वीडियो की हम भूटान आ रहे हैं। तो ये 2 ही चेक पोस्ट थे बस आज, अब तो नहीं आएगा ना कोई? नहीं, अब सीधा भाई थिम्पू ही आएगा। अभी बीच में एक डैम आएगा जो यहाँ भूटान का हाइड्रो प्रोजेक्ट है, तो अगर साफ वेदर होगा तो मैं दिखा पाऊंगा, वरना तो फिर धुंधी बाहर इतनी है पता नहीं चलता। और ये देखो ऐसे ना रेस्टोरेंट्स वगैरह बीच बीच में आए जा रहे हैं, तो मतलब रुकने की और वॉशरूम फैसिलिटीज तो है इस पूरे रास्ते में, तो उस हिसाब से दिक्कत नहीं होगी रोड ट्रिप में कोई भी। चलो भाई आ गया वो पॉइंट जहाँ से नीचे का डैम दिखेगा, दिखाता हूँ आपको मैं जरा। तो भाई वो देखो नीचे अगर आपको दिख पा रहा हो, इस डैम का नाम है चूखा डैम, और ये है 336 मेगावाट का डैम। और यहाँ पे एक और डैम है, वो कितने मेगावाट है? 1100 मेगावाट। ओ तेरी। सो भाई इस तरह से 2 डैम है इस रीजन में। एंड इसके अलावा भूटान में वैसे टोटल कितने डैम्स है? Total, अभी तो many are in progress, so the counting we say it is around 6 to 7 dams. 6 to 7 डैम्स है। तो भूटान की जो इकोनॉमी है ना भाई, वो एक तो टूरिज्म सेक्टर पे तो डिपेंडेंट है ही, बट साथ ही साथ में इनके ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है ना, यहाँ से बिजली जो बनती है वो भी ये इंडिया तक को भी एक्सपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बना के, तो उससे भी इनकी अर्निंग होती है। प्लस भाई भूटान अभी कुछ टाइम पहले तक वर्ल्ड के टॉप 4 कंट्रीज में था बिटकॉइन, जिन मतलब गवर्नमेंट के पास बिटकॉइन है यहाँ के जो सबसे नंबर ऑफ टाइम, बट अभी रिसेंटली सेल करी है गवर्नमेंट ने, है ना शायद से, तो अब नंबर पता नहीं किस नंबर पे आ गया। बट भाई मतलब आप देख लो, एक ऐसा देश जिसके साथ में इंडिया जैसा देश है जो बिटकॉइन को मतलब कुछ समझता नहीं है, क्रिप्टो करेंसी को, और यहाँ भूटान में गवर्नमेंट तक ने जो है वो बिटकॉइन खरीद के रखे हुए, और वो भी कम वैल्यू में नहीं, इतनी ज्यादा वैल्यू है कि वर्ल्ड के 4th नंबर की कंट्री है, बताओ होल्डिंग में। तो ये 3-4 चीजें हैं जिसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी
सस्टेन कर रही है एक तरह से, क्योंकि बिटकॉइन माइनिंग बहुत करते हैं यहाँ पे ना, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो उनको यूज करते हैं बिटकॉइन माइनिंग में, तो इसलिए बिटकॉइन बहुत थे, बट अभी रिसेंटली सेल कर दी है। तो अब कितना अमाउंट हो मैं चेक करके स्क्रीनशॉट डाल दूंगा यहाँ पे गूगल से देख के, आप देख लेना। लेट्स गो, चलो चलते हैं जी। बड़ी ठंड लग रही है भाई बाहर, 14 डिग्री हो चुका है, कल 28 था, सीधा हाफ हो गया। ये देखो भाई, और थिम्पू पारो में रात में तो मेरे ख्याल -1, -2 या -4 तक भी टेम्परेचर जा सकता है। तो अब टेम्परेचर घटता ही रहेगा बस जैसे जैसे किलोमीटर होते रहेंगे ना भाई। ये अभी ना पहला पैच आया है पिछले मतलब 100 किलोमीटर में जहाँ पे रोड टूटी हुई है, वो भी थोड़ा सा ही है मेरे को लग रहा है, वो आगे जाके तो साफ ही है, बाकी अभी तक कहीं पे भी टूटी फूटी सड़कें नहीं आई थी। ये होगा मतलब 400-500 मीटर का खराब पैच होगा बस, ज़्यादा नहीं है। 400-500 भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, 100-150 मीटर ही होगा बस। वो देखो सामने साफ़ सुथरी रोड है। अच्छा, कुछ गड्ढा वड्ढा खोद रखा है यहाँ जब ही है ये देखो, कुछ तो चल रहा है यहाँ पे। हाँ, पाइप वाइप डाल रहे होंगे शायद कोई, बस इतना ही था खराब। ये आगे से फिर साफ हो गई रोड। यहाँ से नज़ारे देखो भाई क्या मस्त लग रहे हैं, और ये पहाड़ भी कितने अलग से है ना। अच्छा, यहाँ के पहाड़ों में ना वो जाली सी नहीं लगाई हुई, नेट सी ना, जिससे पत्थर नहीं गिरते। कई कंट्रीज में क्या है वैसी जाली लगा देते हैं लोहे वाली, तो बढ़िया होता है, उससे क्या ऊपर से छोटे मोटे पत्थर वत्थर गाड़ियों पे नहीं आते, रोड पे नहीं आते। बट यहाँ नहीं लगी हुई कहीं भी, अपने इंडिया में भी बहुत कम है, मेरे को लग रहा है 1-2 जगह पे ही है शायद से। पर ईरान में थे हम, टर्की में थे, और अभी ये ऑस्ट्रेलिया ट्रिप में भी 1-2 कंट्रीज में, हर जगह। चाइना में, हाँ चाइना में भी तारे लगा रखी थी उन्होंने, वो जाल सा। तो अच्छी चीज़ है वो, हालांकि थोड़ा पैसा लगता है बट सेफ्टी उससे ना थोड़ा बढ़ जाती है ये। ओ भाई साहब, वाटरफॉल आ गया, देखो ना कितना ऊपर से गिर रहा है पानी। ओ भाई साहब, वो देखो वहाँ से यहाँ तक, मस्त लग रहा है, बड़ा नेचुरल एकदम। अच्छा सर, एक रूल तो बताने ही भूल गया, हाँ भूटान में जो है वो सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी नहीं है, वैसे शायद मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी, और जनरली यहाँ के लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते। अब इसके पीछे का रीजन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये हिली एरिया है, तो यहाँ पर इसलिए सीट बेल्ट नहीं लगाई जाती, क्योंकि एक तो स्पीड वैसी कम रहती है, ऊपर से अगर कुछ भी एक्सीडेंट होता है या खाई में जाती है गाड़ी, तो सीट बेल्ट खोलेगा बंदा फिर कूदेगा, तो उससे अच्छा सीट बेल्ट ना ही हो, डायरेक्ट कूद जाए। क्योंकि अपने इंडिया में भी ना कई हिल स्टेशन में लोग नहीं लगाते हैं, अब पता नहीं बाय रूल नहीं लगाते क्या है, बट भूटान में तो है ये कि जरूरी नहीं है आपको सीट बेल्ट लगानी है, भले ही शहर हो भले ही हाईवे हो, आप बिना सीट बेल्ट के भी चला सकते हो, कोई चालान नहीं कटेगा। अब हमें आदत लगी पड़ी है सीट बेल्ट की, और ये टू भी करती रहती है, इसलिए हमने तो लगा ही ली। चलो जी, सोनिका को तो हो गई है उल्टी, ही लग ही रहा था मुझे। सही में भाई पहाड़ी इलाकों में बड़ी हालत खराब होती है, ड्राइविंग करते रहो ना तो कंसंट्रेशन ना ऐसे रोड पे रहता है, तो दिमाग खराब नहीं होता। अगर आपने गलती से फोन यूज कर लिया ना भाई ड्राइविंग के मतलब ऐसे कर्व पे, फिर तो समझ लो आपकी बैंड बजने वाली है। सबकी नहीं, पर जिनको है मोशन सिकनेस की दिक्कत। चलो 5-10 मिनट यहीं पे रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, कोई नहीं। तो भाई अभी हम पहुंच गए चुनजुम ब्रिज पे। यहाँ की क्या स्पेशलिटी है अभी एक बार जरा गाड़ी लगाते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। वेयर दिस है ओके, तो चलो भाई ये गेट क्रॉस करके यहाँ गाड़ी साइड में लगा के तब आपको दिखाता हूँ। अच्छा वहाँ पे आके वहाँ से दिखेगा पूरा, चलो जी। और यहाँ से थिम्पू जो है वो 29 किलोमीटर बचा है, मोटा मोटा 40-50 मिनट तो लगेंगे पहुंचने में। तो ये जो भाई नीचे आप पॉइंट देख रहे हो ना, यहाँ पे एक्चुअल में 2 नदियां जाके मिल रही है, एक नदी थिम्पू से आ रही है, एक पारो से आ रही है। तो ये दोनों नदियों का संगम यहाँ पे हो रहा है इस जगह पे। तो इसी के ऊपर वो ब्रिज बनाया हुआ है भाई व्हाइट कलर का, तो इसलिए। तो ये जो आप देख रहे हो ये वाली राइट साइड से जो नदी आ रही है, इस नदी का नाम है थिम्चू रिवर, राइट थिम्चू। ये आ रही है भाई थिम्पू से, थिम्पू मतलब थिम्चू, तो नाम सेम है। एंड वो जो आप सामने देख रहे हो ना रिवर भाई, वो आ रही है पारो से, एंड द नेम इज पाछू। पाछू रिवर नाम है। एंड कहाँ से आ रही है? ग्लेशियर कौन सा है? माउथ जोमोलारी। माउथ जोमोलारी। तो भाई माउथ जोमोलारी माउंटेन है, उसके ऊपर जो ग्लेशियर है ना, वहां से पिघल के ये पानी आ रहा है। तो देख लो वो पारो से आ रहा है, ये आ रहा है थिम्पू से, एंड दोनों जाके यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड ये मिलने के बाद क्या नाम है इसका? वांगचू। वांगचू, यस वांगचू। वांगचू नाम है भाई मिलने के बाद, ये जो इस तरफ जा रही है। तो ये कहाँ पे जा रही है नदी अब? फुनसुलिंग। यस प्लीज फुनसुन, हाँ। It will go with the 2 dam.
2 डैम, अच्छा वो जो 2 डैम दिखाए थे आपने, ओके, तो जो 2 डैम हमने रास्ते में दिखाए थे वहीं पे जा रही है भाई ये वाली नदी। तो ये है यहाँ की स्पेशलिटी, इसलिए लोग यहाँ टूरिस्ट रुकते हैं और देखते हैं। एंड व्हाट्स दैट, वो क्या These are बना the हुआ है? 4 types of stupa. 4 स्तूपा, stupas. ओके, Not types of stupa, but it's a 4 stupa, ओके, which was built in 1960s ओ in ओके the command of our third majesty king. ओके। तो थर्ड जो इनके किंग थे उस टाइम पे 1960s में यहाँ पे 4 स्तूपा बनाए गए थे। तो ये रास्ता कहाँ पे है इनका जाने का? To that stupa. हाँ हाँ In स्तूपा। Holland is the road, the way is just by this side. सो बाय वॉक ही जा पाएंगे ना वहाँ तो? Yes. हाँ, तो वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, वॉक कर करके वहाँ पहुँच सकते हो आप। तो जी ये था, यहाँ पे अंधेरा हो गया है, ठंडी हवा बहुत चल रही है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 10 डिग्री हो चुका है। अंधेरा मतलब समझ लो 10-15 मिनट में गुप हो जाएगा। कितनी देर लगेगी यहाँ से? यहाँ से थिम्पू तक 45 minutes लगेगी sir. 40-45 मिनट लगेंगे भाई, वही, क्योंकि 35-40 की स्पीड ही मेंटेन हो पा रही है। बट ये है कि आखिरी के जो 10-15 किलोमीटर थे ना, इसमें रोड थोड़ी और चौड़ी हो गई है तो 2 लेन ही, बट थोड़ी सी साइज मतलब ऐसे चौड़ाई बढ़ गई है। लेट्स गो, चलो जी चले। हाँ भाई ठीक हो सोनिका, कर दिया काम तमाम पेट का सारा। बाकी एक बात और पता चली है, ये जो 4 स्तूपा बनाए गए हैं ना, एक तो ये चारों के चारों ना भाई रेप्लिका है, जिसमें से एक इंडिया में है ओरिजिनल, एक नेपाल में है ओरिजिनल, एक तिब्बत में है और एक भूटान में ओरिजिनल। तो उन चारों का रेप्लिका यहाँ पे बनाया गया। बट आप पूछोगे भाई बनाया क्यों गया यहाँ पे, तो उसके पीछे भी रीजन है। अब देखो आप यहाँ पे 3 पहाड़ दिखेंगे आपको, एक पहाड़ ये रहा, एक पहाड़ वो रहा एंड एक पहाड़ ये रहा। तो यहाँ पे टोटल ना 3 पहाड़ है। एंड हमारे हिंदू कल्चर में भी और ऐसी सेम बुद्धिज्म में भी ना 3 नंबर को अनलकी माना जाता है। तो उनके अकॉर्डिंग भाई यहाँ पे ये 3 पहाड़ एक साथ है तो वो अनलकी चीज है। तो उसको काउंटर करने के लिए कि यहाँ पे गुड लक आए, इन स्तूपास को यहाँ पे बनाया गया ताकि कुछ भी ऐसे बुरी चीज ना हो यहाँ पे, समझे? तो ये लॉजिक था भाई इसके पीछे। चलो जी चलो, अब ठंड हो रही है बहुत। ज्यादा ही ज्ञान दे दिया लग रहा है मैंने कुछ, पर मेरे को गाइड बता ही रहे ऑब्वियसली, तो मैंने कहा आप तक भी पास ऑन कर दिया जाए, मतलब आपको पता तो हो कि यहाँ पे स्तूपा क्यों बनाए गए है ना। मुझे तो इंटरेस्ट आता है भाई ऐसी चीजें सुन के ना, कि कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, मतलब लॉजिकल चीजें समझने में ना मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट रहता है एज कम्पेयर टू स्पिरिचुअल या फिर इमोशनल। मतलब आप मुझे कहोगे यहाँ पे ये मंदिर है, तो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे ये होगा कि क्यों है यहाँ पे मंदिर, क्या रीज़न था इस मंदिर को बनाने का, या फिर ये मंदिर फेमस क्यों है। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? भाई खतरनाक ठंड हो गई। अच्छा बाकी भाई जो फुनशुलिंग शहर था ना, वो 300 मीटर्स की हाइट पे था सी लेवल से, और अभी हम जहाँ जा रहे हैं थिम्पू वो है 2300 पे। मतलब कि भाई एकदम से सीधा 2000 मीटर का जंप मार दिया आज हमने सिर्फ 4-5 घंटे की ड्राइव के बाद। तो खैर इतना हाई ऑल्टीट्यूड नहीं है, 2300 की ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो या ऑक्सीजन की दिक्कत हो, क्योंकि हम भाई 5-5 हज़ार मीटर पे रुके थे वहाँ तिब्बत में। तो वहाँ तो मतलब इतना सीरियस कुछ नहीं हुआ था। उल्टा वहाँ चाइना के जो लोग थे वो ऑक्सीजन सिलेंडर मार रहे थे बस में बैठे बैठे, और हमें एज ए इंडियन कुछ नहीं फ़र्क पड़ा वहाँ पे जाके इतना। तो ऑब्वियसली जब 5000 पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो 2300 में तो क्या ही होगा। बट ये है कि ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है तो ठंड भी ज़्यादा होएगी और ड्राइनेस काफ़ी हो जाती है जितनी हाई ऑल्टीट्यूड पे जाओ ना। और मुझे ड्राइनेस से दिक्कत ये है कि एक तो मेरी नाक सूखने लग जाती है और थोड़ा सा मुंह सूखने लग जाता है, लिप्स भी साथ साथ। तो नाक के लिए भी मैं दवाई लेकर आया हूँ, लिप्स के लिए भी वैसलीन पड़ी है, और मुंह तो खैर क्या ही है, पानी पीते रहो भाई। जितना बॉडी को हाइड्रेट रखोगे हाई ऑल्टीट्यूड पे उतने अच्छे रहोगे। पानी कम पियोगे चक्कर आएंगे, सांस फूलेगी, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी लो उतना बेटर है। चाहे आप लद्दाख जा रहे हो, स्पीति जा रहे हो, तिब्बत जा रहे हो, या फिर भूटान नेपाल कहीं पे भी हाई ऑल्टीट्यूड पे जाओ, पानी की बोतल बस रखो और दिन में 1.5-2 बोतलें पी जाओ बैठे बैठे गाड़ी में, तो सही रहोगे आप। मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से नोट किया। अच्छा भाई रास्ते में एक और जगह बताई है हमारे गाइड ने कि ये जो आप सामने देख रहे हो ना, यहाँ पे ना रोड के लिए, मतलब रोड बनाने के लिए पहाड़ काट रहे थे। तो उस टाइम पे ना ये गणेश जी की मूर्ति निकल के आई थी, मतलब गणेश जी की मूर्ति की तरह लग रहे हैं ये। तो भाई मतलब यहाँ पे बुद्धिज्म फॉलो करते हैं भले ही, बट स्टिल ये हिंदू गॉड्स काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनको मानते हैं, जैसे कि शिव जी हो गए, गणेश जी हो गए। तो इसलिए उन्होंने ना फिर उसके बाद से रोड बनाई नहीं यहाँ पे, जब से ये मूर्ति निकली नहीं, मतलब एक तरह से प्रतिमा आप कह सकते हो गणेश जी की। तो ये देखो भाई लग रहा है ना, ये आगे ऐसे सूंड है और पीछे ये पूरी बॉडी है। तो ये था भाई यहाँ का। ऑल्सो भाई यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस होती है ना एलईडी लाइट्स वगैरह की, वो बिल्कुल बैन है। तो जब हम गए थे सुबह वो ग्रीन टैक्स की रिसिप्ट कटवाने, तो उन्होंने ब्रीफिंग में बोला था कि आपकी गाड़ी में एलईडी लग रही है आगे ऑक्सिलरी भी और ऊपर रूफ के वहाँ भी, तो वो प्लीज़ यूज़ मत करना, आप यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा हाँ हम करेंगे नहीं, हम सिर्फ अपना जो कंपनी फिटेड हेडलाइट है और फॉग लैम्प है कंपनी फिटेड उसी को यूज़ करेंगे।
तो आज ज़रूरत पड़ भी रही है। वैसे तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि अंधेरे अंधेरे से पहले पहुंच जाए करे हर जगह। आज थोड़ा सा 30-40 मिनट लेट हो गए हैं, इसलिए हेडलाइट की ज़रूरत पड़ी, वरना तो ये भी नहीं पड़ती। तो चलो भाई, हम फाइनली थिम्पू सिटी में एंटर कर चुके हैं, मतलब थोड़ा आउटस्कर्ट्स है उसका। और पीछे बड़ा सा बोर्ड भी आया था गेट, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया टाइम पे। तो एक एंट्रेंस गेट टाइप का बना रखा है, उसमें लिखा है वेलकम टू थिम्पू सिटी। बस यहाँ से कितना अब अपना होटल 2-3 किलोमीटर होगा ना? 1.5 किलोमीटर। अच्छा 1.5, ठीक है, मतलब वही 10 मिनट लगेंगे मैक्स। चलो होटल तो फाइनल कर ही रखा है, बस जाके चेक इन करना है भाई वहाँ। और ये देखो भाई, फर्स्ट टाइम भूटान में मैं 4 लेन हाईवे देख रहा हूँ, मतलब 2 लेन हमारे पास है, 2 लेन उधर। एक्सप्रेस वे बोलते हैं इसको यहाँ, ये सिटी एक्सप्रेस वे है भाई, 4 लेन है अपनी। तो सिटी में एंटर कर ही चुके हैं ऑलमोस्ट, बस पहुंचने वाले हैं। ये देखो भाई, हम सिटी में पहुंच गए, बट आपको कहीं पे भी कोई ट्रैफिक सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा भाई यहाँ पर, मतलब रेड लाइट वगैरह है ही नहीं कहीं पर भी। तो इंटरसेक्शन भी अगर कहीं पे आ रहे होंगे ना, तो वो फिर ड्राइवर की ही, मतलब आपसी उससे सेलेक्ट, मतलब उनको डिसाइड करना है कि वो दूसरे को जाने दे या खुद जाए। वो रेड लाइट ग्रीन लाइट जैसा कोई सीन नहीं है। तो लो जी, लेफ्ट में आ गया हमारे होटल, जिसका नाम है होटल HTC या फिर होटल थिम्पू सेंट्रल। ये है भाई देखो होटल, काफ़ी अच्छा खासा होटल है भाई, बिल्डिंग भी बढ़िया है। ये देखो पार्किंग भी जस्ट बाहर ही है गाड़ियों की, ओपन में ही है। तो चलो भाई, चेक इन हो रहा है, वही बस अपना पासपोर्ट देना पड़ता है, उसके बाद हो जाएगा। यहाँ भी देखो क्रिसमस ट्री लगा हुआ है भाई। वेलकम ड्रिंक में है जी जिंजर हनी टी। तो जी ये है हमारा रूम, वही 2 बेड लगे हुए हैं थोड़े बड़े साइज वाले, एक ऐसे काउच है, यहाँ हीटर भी दे दिए इन्होंने। वैसे तो रूम बंद हो जाता तो रात को हीटर की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट स्टिल। ये वार्डरोब, अरे 2 हीटर है, एक ये रहा, एक उधर है हीटर पूरा। ये वार्डरोब हो गई, एंड इधर है बाथरूम। ये देखो जी, सही है। चलो